कि सबसे पहले नोट करें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जैसे प्लेन है तो प्लेन का मतलब क्या है, जैसे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर। तो अब प्लेन पर अगर कोई मैं एक वेक्टर ड्रॉप करूं जो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो उस वेक्टर को मैं बोल देता हूं एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ये बोल देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। गुड इवनिंग। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये पहला टाइप हम कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन हालांकि लिखवाया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इसका क्या, वेक्टर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं और वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्लेन पर नॉर्मल की मेरे को इक्वेशन दे रखी है, नॉर्मल मतलब उस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन है और उसकी इक्वेशन दे रखी है, तो उसको मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, और फिर उसको आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसका करके इज इक्वल टू डी ये लिख देंगे, तो हम कहेंगे कि पूरे प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल का मतलब ही क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन पर हमने एक वेक्टर बना दिया जो कि परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर एक वेक्टर बना दिया जो कि परपेंडिकुलर है और उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना होगा। ठीक है, अच्छा जो डी है, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। स्मॉल डी है distance of the plane from the origin। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप हुई, यानी कि वेक्टर फॉर्म हो गई। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताएं, तो वो हमारी आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होता है। तो स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से। अभी किसी प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरीके से दे रखा है, जेड ऐसे है, एक्स इधर है और वाई इधर है। तो आप ये मान लो कि ऐसे करके मेरे को कोई प्लेन दे रखा है, ऐसे करके कोई प्लेन दे रखा है, तो यहाँ से ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ओरिजिन से इस प्लेन पर जो शॉर्टेस्ट लाइन आप ड्रॉप कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल डी। ठीक है, तो स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी की एक वैल्यू होगी, स्मॉल डी कोई वेक्टर नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो स्मॉल डी की एक वैल्यू होगी। तो स्मॉल डी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। और इस तरीके से कोई डायग्राम वगैरह बनाकर आपको समझाना नहीं पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। अब इसी में कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म इसका होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी, इसको बोल देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। Alternately ax plus by plus cz is equal to d can also be taken as इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ उस तरफ,
can also be taken as equation of plane where L, M, N and A, B, C have their usual meanings. यूजुअल मीनिंग्स आपको पता है ना, एल एम और एन क्या है? एल एम और एन क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ए बी सी क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो ये हो गया कि एल एम एन और ए बी सी का वही मतलब है जो हमने वेक्टर्स में करा है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आगे क्या करना है हमको, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब इसके ना क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस ना बीच बीच में थोड़े से घुमावदार आएंगे क्वेश्चंस, उन चीज़ों को हमको सॉल्व करना है। हमको ये समझना है कि हमें जो भी फॉर्म आसान लगे हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके समझेंगे। तो आप ये देखिएगा, एक एक करके देखते हैं। पेज नंबर 480 पर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 480, एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the plane which is at a distance of 6/√29 from the origin। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, यानी कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये वाली वेक्टर फॉर्म निकालनी है, which is at a distance of 6/√29 from the origin। तो इसका मतलब क्या है, given b इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, 6/√29, ठीक है। एक तो ये, उसके बाद वो दे रहे हैं एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। वो बोल रहे हैं कि उसका नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i - 3j + 4k कैप, 2i - 3j + 4k, ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं प्लेन की इक्वेशन निकालूंगा तो बेटा मुझे नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यूनिट नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यानी कि क्या निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर, जब वेक्टर दे रखा होता है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा एन वेक्टर अपॉन एन, एन मतलब उसका मैग्नीट्यूड। अब एन वेक्टर क्या है, 2i - 3j + 4k, तो ये तो हो गया एन वेक्टर, और अपॉन एन यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से एन कैप कितना आ जाएगा, n cap is equal to 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + 4k अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो n cap is equal to हो गया 2i cap - 3j cap + 4k cap अपॉन √29 अपॉन √29, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि d चाहिए होता है मेरे को, एक n कैप चाहिए होता है, और r वेक्टर को कुछ नहीं करना होता, r वेक्टर को r वेक्टर की टर्म्स में ही लिखकर छोड़ देना होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, equation of plane in vector form, sorry, in vector form is r vector dot n cap is equal to d। तो r vector dot n cap क्या है, 2i cap - 3j cap + 4k cap अपॉन √29 is equal to 6/√29 is equal to 6/√29। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया?
यस सर। बताइए। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब अगर इतना हो गया तो इसके बाद में इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में हमें करना होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू डी। अगर वेक्टर फॉर्म आ गई तो इससे सीधा सीधा कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगी? ये जो आर वेक्टर है इसको आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखो और सीधा कर दो। देखिए तो इसमें हमारे मन में ये आ सकता है कि यहाँ पर भी हमको अंडर रूट 29 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी अंडर रूट 29, तो क्यों ना मैं इसको दोनों को कैंसिल कर दूँ। तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा जा सकता है कैंसिल। ठीक, अब देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ पर हेडिंग डालिए इसी में, इसी एग्जाम्पल में कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r vector is equal to, put r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, ये आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आ गया बेटा xi cap प्लस yj cap प्लस zk cap, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2i cap माइनस 3j cap प्लस 4k cap अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक, अभी क्या होगा कि जब डॉट है बीच में यानी कि डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई वाला में मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे में, के वाला के में। तो x मल्टीप्लाई हो गया 2 में, तो ये क्या हो गया 2x, y मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 में, तो ये क्या हो गया माइनस 3y, और z मल्टीप्लाई हो गया 4 में ही, तो ये क्या हो गया प्लस का 4z अपॉन अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं इसको ना अलग अलग स्प्लिट कर दूंगा, तो ये क्या हो गया 2x बल्कि 2 अपॉन रूट 29। नीचे से हटा हाँ सर, काट मैं देते तो सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूँ, वैसे काट सकते हैं, अभी काटेंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। 2 अपॉन रूट 29x माइनस 3 अपॉन रूट 29 y प्लस 4 अपॉन रूट 29 z इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। तो यहाँ पर ये जो 2 अपॉन रूट 29 आया और इधर प्लस लिख दो, इसको माइनस को अंदर ले लो, माइनस 3 अपॉन रूट 29 प्लस 4 अपॉन रूट 29। ये जो वैल्यूज आई है ना, ये क्या आ गई? ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। जो प्लेन है ना, ये प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, मतलब एल एम और एन आ गए। तो ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे आए? कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देखो, अगर वो 1 के बराबर आता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो 2 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 29। ऐसे ही देखिए भाई, रूट 29 का स्क्वायर हो गया 29 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29 का स्क्वायर, ये हो गया 9 अपॉन 29 और ये हो गया 16 अपॉन 29। ऐड करो 29 अपॉन 29 यानी कि 1 आ जाएगा। अब बताओ, कोसाइन के नॉर्मल वेक्टर के है ना? हाँ, नॉर्मल वेक्टर। प्लेन के नहीं। एक्चुअली जब भी हम कहते हैं ना कि किसी भी प्लेन की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि प्लेन क्या है? प्लेन एक एरिया है। तो एरिया का, जब एरिया वेक्टर की बात सोचिएगा, जब एरिया वेक्टर किया था, ये करा था फिजिक्स में, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है? उसके परपेंडिकुलर ही ट्रैवल कर सकता है और किसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि जो प्लेन है, प्लेन को एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्लेन तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक जगह रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन आप कैसे बता रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि प्लेन बनेगा किस कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से? आइदर एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई की हेल्प से बनेगा तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर। वाई और जेड की हेल्प से बनेगा तो फिर वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो अगर मैं प्लेन की डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि मैं प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन बोल रहा हूँ, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये जो डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं, ये हम बोल देते हैं कि प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस है, पर ये प्लेन के नॉर्मल के कोसाइंस है, जो आप बता रहे हो वही चीज़। क्वेश्चन में जैसे आया कि प्लेन के निकालो या नॉर्मल, तो सेम वो सेम, बिल्कुल सेम।
ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से ना एक चीज़ क्लैरिफाई होती है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ और उनको ऐड कर दूँ तो वो 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये और ये LMN है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए √29 इनको मैं पूरी तरीके से यहाँ से काट देता हूँ तो फिर क्या बचेगा, 2x - 3y + 4z = 6। इधर से ये √29 कट गया, तो फिर 2 - 3 और 4 जो है ये क्या बचा, ये अब डायरेक्शन रेशियो बच गए, यानी कि ये A, B और C बच गए। ठीक है, तो क्या है कि अगर LX + My + NZ लिखें तो भी ठीक है, और अगर AX + BY + CZ लिखें तो भी ठीक है। बस ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d की करेक्ट वैल्यू तब आती है जब आप L, M और N लेते हैं। ये वाली वैल्यू को D ना बोलकर D' बोल सकते हैं, इसको D' बोल सकते हैं। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पर ये L, M और N, ये याद रखना कि L, M, N जो है मैंने लिखा तो है हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ये L, M, N ये किसके हैं, प्लेन पर जो नॉर्मल बनेगा उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक, ABC क्या है, प्लेन पर जो नॉर्मल बनेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो प्लेन की खुद की इस तरीके से कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम बस ये कहते हैं कि कोई भी प्लेन ट्रैवल किस डायरेक्शन में करेगा। सोचो ये प्लेन है, ये x एक्सिस की हेल्प से और y एक्सिस की हेल्प से बना, तो इस प्लेन ने x एक्सिस और y एक्सिस को कैप्चर कर लिया। x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर ये चल रहा है ना तो हम ये कहेंगे प्लेन अपने ही पैरेलल चल रहा है। अगर ये y एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है तो हम कहेंगे प्लेन अपने ही पैरेलल चल रहा है। और पैरेलल हम किसी भी वेक्टर को मूव करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कहेंगे कि प्लेन का मोशन कहाँ हो सकता है, प्लेन का मोशन जिसमें x में भी चेंज आए और y में भी चेंज आए, तो प्लेन का मोशन उसके परपेंडिकुलर, यानी कि अगर x इसने पकड़ लिया, y इसने पकड़ लिया तो z की डायरेक्शन में ये चलेगा। तब मैं कहूँगा कि ये प्लेन जो है ये एक वेक्टर टर्म है। तो प्लेन किसकी हेल्प से बना, x और y। x क्या हो गया एक तरह से लेंथ, y क्या हो गया एक तरह से ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करा तो प्लेन यानी कि एरिया बन गया। अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बन जाता है। इसीलिए वॉल्यूम कभी भी वेक्टर नहीं होता। लाइन हमेशा वेक्टर होती है, प्लेन हमेशा वेक्टर होता है। आपने देखा होगा कि सरफेस को भी हम वेक्टर बोल देते हैं, हम लाइन को भी वेक्टर बोल देते हैं, लेकिन कभी भी वॉल्यूम को वेक्टर नहीं बोलते। वॉल्यूम हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं। समझ गए? तो जैसे ये वाला हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो आप ये देखिएगा कि अगर आपको प्लेन का सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म याद है तो आपको कुछ नहीं करना, वेक्टर फॉर्म बनाओ और r वेक्टर की जगह xi + yj + z के रखो और इसको सॉल्व कर दो, बस इतना। तो आपका ऑटोमेटिकली वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पर सजेस्टेबल ये है, मैं कहता हूँ कि याद दोनों करना। कई बार क्या है कि दोनों की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। ठीक, तो ये आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया कि आप समझ भी जाएंगे कि आपने उधर से भी करा तो गलत नहीं हुआ। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर देखिएगा एग्जाम्पल 14 में है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन r वेक्टर डॉट r वेक्टर डॉट 6i - 3j - 2k। xi - 3j - 2k plus 1 is equal to 0 plus 1 is equal to 0 passing through the origin। अभी वो कुछ भी देते रहे, हमको ये देखना है कि मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल गई। उन्होंने बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब एन कैप की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है, ये प्लेन है,
और प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो बेटा n वेक्टर होता है। और वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, वो पूछ रहे हैं कि n कैप के डीसीज बताओ, n कैप के डीसीज बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। आराम से करेंगे। आर वेक्टर में मैं ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको क्या करिए, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है पहले बता दो। वेक्टर फॉर्म जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, क्या ये उसमें है? ये उसमें नहीं है। इसको करेंगे, कैसे पता चलता है या नहीं है अभी बताता हूँ। आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। पहले इस प्लस 1 को तो उधर लेकर जाओ, ये हो गया माइनस 1। यहाँ पर माइनस मेरे को नहीं चलेगा क्योंकि इधर क्या है, इधर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। वो डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होगा, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा। तो ये जो माइनस है इसको इधर लेकर आओ। ये क्या हो गया बेटा, आर वेक्टर डॉट, इनके साइन चेंज कर दो आप, माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप इज इक्वल टू प्लस 1। अभी क्या है कि मैं इसमें क्या मैं इसको आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी से कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि आर वेक्टर डॉट एन कैप, इसमें ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा क्या? अच्छा, यूनिट वेक्टर क्यों नहीं है, कैसे पता चला? माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करा, तो वो करने पर 1 आना चाहिए था। वो स्क्वायर करके और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो 1 आना चाहिए था, तो 1 ही आना चाहिए था। वो 1 नहीं आ रहा है। तो वो 1 कैसे आएगा? किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर पहले ऐसे ही सोच लीजिए, माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36 अंडर रूट 49। आप क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स, divide both sides by अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देना है। माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 4 49, यानी कि 7 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट आर वेक्टर डॉट माइनस 6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप इज इक्वल टू 1/7। नाउ कंपेयर इट विद आर वेक्टर डॉट एन कैप। सर हमने लेकिन इससे डिवाइड क्यों किया? डिवाइड क्यों करा? क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि प्लेन की जो इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में वो क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो आर वेक्टर के साथ जिस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि आर वेक्टर डॉट एन कैप का मतलब ये नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। तो बेटा आर वेक्टर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? बताइए, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर कैसे पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड वो 1 होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड तो आ रहा है 7, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करो तो वो 7 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके मैग्नीट्यूड को 1 बना दूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने 7 जो इसका मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी, मैंने 7 से इधर भी और 7 से इधर भी, इक्वेशन में हम सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो मैंने दोनों तरफ 7 से इसको डिवाइड करा, ताकि अब जो ये वेक्टर आएगा, इस वेक्टर का आप माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर आप करके देखें तो अब वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर आया ना यहाँ ब्रैकेट में, अब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, अब इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिएगा,
क्या आएगा हमारे पास एन कैप इज इक्वल टू माइनस 6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप एंड डी इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब जरा इनकी स्मार्टनेस देखना क्या है। कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल 14 पढ़ो जरा दोबारा से। पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर के वो डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, याद रखना कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो वो दोनों इक्वल होते हैं। समझ रहे हैं, हम ये कहेंगे कि अरे ये तो यूनिट वेक्टर आ गया, तो इस वेक्टर में जो ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट ये तो इसके डायरेक्शन रेशो हो गए। तो आप सही हैं कि ये इसके डायरेक्शन रेशो ही होंगे। जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट होते हैं उनको डायरेक्शन रेशो ही बोलते हैं, वो सही है बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पर आ जाओ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके वो 1 आ रहा है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसी क्वेश्चन में एग्जांपल 14 में तो आपसे अगर ये भी पूछते ना कि आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो बताओ तो भी यही होगा माइनस 6/7, 3/7, 2/7। तो लिखिएगा सिंस स्टार बना लेना यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, नोट लिख देना नोट करके। सिंस the DCs and DRs of a unit vector are same, therefore DCs of unit normal vector are माइनस 6/7, 3/7, 2/7। तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो गए माइनस 6/7, 3/7, 2/7। ठीक है, तो अब देखेंगे इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 15। इन्होंने बोला, अब एग्जांपल 15 में पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। एग्जाम्पल 15 देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्या प्लेन दे रखा है, 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, स्मॉल डी। वो आपसे स्मॉल डी पूछ रहे हैं। अब ये जो स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर देखा मैंने कि स्मॉल डी मैंने निकाल लिया 1/7, एन कैप मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी में। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अब अगर ये कार्टेशियन आ गया तो इसको बड़े आसान तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, ना करो सीधा करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो एन कैप और डी चाहिए बस अलग अलग। जो ये क्वेश्चन था अभी एग्जांपल 14, इसमें एन कैप की जरूरत थी, इसमें डी की जरूरत है। तो इसमें आर कैप इंड्यूस करना है, इंड्यूस मतलब जबरदस्ती इसमें इंट्रोड्यूस करना है आर कैप, आर वेक्टर सॉरी। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आप 2x माइनस 3y प्लस 4z और माइनस 6 है, इसको उधर ले जाओ प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आर वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zj। जबरदस्ती लिख दो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, लिख दिया डॉट। अब ये 2x माइनस 3y प्लस 4z था, इसमें x y z हटाकर ij के लिख दो।
2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कुछ गलत नहीं है। आप देख लीजिए कि मैंने xi प्लस yj प्लस zk ऐसे ही लिख दिया अपनी तरफ से और डॉट प्रोडक्ट कर दिया 2x माइनस 3y प्लस 4z था, तो मैंने 2i कर दिया, इसको 3j कर दिया, इसको 4k कर दिया, मल्टीप्लाई करके देख लो i वाला i वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा x इंटू 2x, y वाला ये j वाला j से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू माइनस 3y और ऐसे ही z इंटू 4 क्या हो जाएगा 4z और इज इक्वल टू तो 6 है, उधर हमने कोई चेंज कराई नहीं। अब ये जो xi प्लस yj प्लस zk है ये क्या हो गया r वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा r वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6। अब फिर से बताइए कि क्या ये मेरी वेक्टर फॉर्म आ गई? हम ये लेंगे अभी नहीं आई 2 माइनस 3 और 4 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके देखो, अगर इनका स्क्वायर करके देखते हैं और वो 1 आ जाता है तो मैं कहूँगा कि हाँ आर वेक्टर डॉट एन कैप हो गया। तो अभी ये एन कैप नहीं हुआ, अभी इसको एन कैप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप ध्यान नहीं दिया होगा कि इधर माइनस 6 था, इसको इधर लेकर गए तो प्लस 6 बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो प्लस 6 बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर वो माइनस 6 होता तो मैं फिर इधर माइनस लेकर आता, इनके x y और z तीनों के साइन चेंज करता, क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 अंडर रूट 29। इससे दोनों तरफ डिवाइड करना है। ठीक है, और चाहे तो अपने नोट्स में ऐसे करके लिख लीजिए टू मेक इट अ यूनिट वेक्टर। रिवाइज करते टाइम याद आ जाएगा कि ये हम दोनों तरफ डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ जाएगा कि गलत कुछ नहीं करा है, दोनों तरफ सेम टर्म से डिवाइड करा है, लेकिन करा क्यों है? क्यों? इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए, एन कैप चाहिए। तो क्या करेंगे? आर वेक्टर डॉट रूट 29 से डिवाइड करना, इधर भी तो हर एक कॉम्पोनेंट डिवाइड होगा। तो 2 अपॉन रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप is equal to 6 upon root 29. Now compare it with r vector dot n cap. r vector dot n cap is equal to d. तो एन कैप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो डी से मतलब है। डी इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। यूनिट्स लिख दो क्योंकि डिस्टेंस है, यही पूछा था इन्होंने कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो आंसर है इसका 6 अपॉन रूट 29। ठीक है, अच्छा अगला एग्जांपल कराता हूँ, बस 1 मिनट वेट करो। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मुझे हमने इक्वेशन पढ़ी थी a plus b y plus c z हाँ। equals to d। हाँ, तो वो क्यों अप्लाई हो सकती है? उसको ना ax plus by plus cz is equal to d डैश लिखिए उसको। एक्चुअली जो हम d लेते हैं ना राइट हैंड साइड में, वो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन लेते हैं। तो जो lx plus my plus nz is equal to d है, ठीक, वो तो l m और n क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। वो डायरेक्शन कोसाइन हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने देखा कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ये जो है ये ऐड करके 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। और फिर अगर मैं इसको 6 को इधर लेकर आ गया तो बेटा फिर ये d नहीं है, ये d डैश है। d डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन तो है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, और हमें निकालना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसलिए उसको आपको क्या पर करना? लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ही ओरिजिन ही तो पूछा है हमें।
हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पूछा है, तो वो जब भी आपसे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन पूछ रहे हैं तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेंगे। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि कोई भी डिस्टेंस निकाल दो। समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है, ये प्लेन है और मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है ओ, तो अगर वो आपसे कह दें कि आप ओ मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए प्लेन का, तो एक बच्चा निकालेगा 15 सेंटीमीटर, एक बच्चा निकालेगा 50 सेंटीमीटर, एक बच्चा निकालेगा 70 सेंटीमीटर, लेकिन उनको एक कॉमन आंसर चाहिए। तो इसका मतलब आपसे वो जब भी डिस्टेंस पूछेंगे तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका सेम निकलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो जब भी वो पूछें तो आप क्या करें, आप उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालें, आप इसको यूनिट वेक्टर में, यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आता हूँ अभी। समझ गए? सर यूपीईएस एक कॉलेज है ना, क्या लिखा हुआ? Pex में। क्या? यूपीईएस पे कॉलेज है ना देहरादून में, हाँ हाँ, कैसे है? बढ़िया। नहीं, बच्चे बात कर रहे थे कॉलेज फॉर्म के बारे में। वो बच्चे कौन बात कर रहे थे, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में मेरे साथ गए, कोचिंग सेंटर बताओ ना, कौन सा कोचिंग सेंटर? पता नहीं, ठीक है, पूछना। ऐसे नॉर्मल है वो। मेरे नॉर्मल कोचिंग सेंटर में भी पूछ रहे हो, क्यों? पढ़ रहे हो, बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा कुछ ऐसा है। यूपीएस बुरा नहीं है, लेकिन यूपीएस की जो अप्रोच है वो अप्रोच गलत है। अप्रोच समझते हैं, किसी को भी अप्रोच करना। असल में क्या होता है, जितनी स्टूडेंट्स को किसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है ना, हाँ। उतनी ही यूनिवर्सिटी को भी स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। हाँ। तो उन्होंने बड़ा एक गंदा खेल कर रखा है, मेरी नज़र में गंदा है, बाकी आप लोग अपने आप हाँ, आप समझें। पानी बता पिला दो। हैं? मैं तेरा जी स्पॉट में था भाई, पर कौन कॉल करता है वैसा, इंडिया भाई नहीं है। और भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई आजा तो घुमाएगा। अभी मैं रोने साली के ऐसे ही। अच्छा हाँ, मैं नॉर्मल करवा लेना। हाँ, लड़ने के बाद होगी तो कितने बजे आएगा? चल कोई नहीं, 7 साढ़े 7 चल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 7:30। हाँ चल तू बता देना 7 बजे। हाँ ठीक है। इसमें आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बस इतना सा है कि ये कहानी को इसको भी 3 साल हो चुके हैं, तो मेरे पास नंबर भी है, खोल तो दिखा देता हूँ अभी। जो इन्होंने क्या कर रखा है, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना, कॉर्पोरेट कल्चर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ने भी, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। कॉर्पोरेट कल्चर क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोलगेट है या क्लोजअप है, तो ये शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का है शायद, हाँ। है ना, और इनके प्रोडक्ट्स को पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स ऐसे ही बिकते हैं कि भाई ये ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगा था शुरुआत में, मैंने वो पतंजलि का टूथपेस्ट करना शुरू करा था, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने मुझे खुद ही लगने लगा कि मेरे मुँह से स्मेल आ रही है। ठीक है, तो मुझे ये लगा, मैंने कहा यार ये तो मज़ेदार नहीं है चीज़। ठीक है, तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपके मुँह से स्मेल आ रही है, तो आपकी 1 मिनट में बेइज्जती हो जाएगी कि यार ये ब्रश नहीं करता बंदा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये रामदेव का टूथपेस्ट करके आया। ठीक, अच्छा ऐसा नहीं है कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स बेकार, वो बेकार था। तो फिर क्या हुआ, बिना सोचे समझे मैंने कहा यार कुछ नहीं, तो जो बेस्ट है वो उठाओ सीधा, क्लोजअप या कोलगेट या पेप्सोडेंट या सेंसोडाइन, तो इनमें कोई यहाँ टूथपेस्ट बनाना है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब इनको फिर पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती पतंजलि को कि वो इतना ज़्यादा निकालते। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इन्होंने जो है ना वो अलग अलग चीज़ें कर दी। जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मेरे पास फ़ोन भी आया, फिर वो बंदा खुद आया मिलने कि आपके यहाँ 11th के 12th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने आप लोग जो है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट हो आप उनके लिए, और इसलिए ढंग से ना रिसर्च करके अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। अब आप लोग प्रोडक्ट कैसे हो, अगर मैं 2019 का बता रहा हूँ, 2020 में भी फ़ोन आया, 2021 में भी, और अभी मेरे पास फ़ोन आया नहीं है लेकिन आने वाला है।
और हो सकता है ना आए, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि ये बेवकूफ़ है, वो मेरे को बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। बेवकूफ़ क्या कि उन्होंने कहा कि 1300 रुपये का फॉर्म अवेलेबल है, हाँ। ठीक है। तो हम आपको, आपके यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं? मैंने कहा जी क्या करना है आपको? हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने इस तरह से कह दिया क्या करना है आपको, तो कहने लगे कि नहीं आई जस्ट वांट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि नहीं मैं देना नहीं चाहता, वैसे ही बता दो आप क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि जो अब मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ जो ऑनलाइन वाले भी हैं कि ये UPES की ये अप्रोच है, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी गंदी नहीं है, उनकी अप्रोच गलत है, और उसमें आपको क्या फ़ायदा लेना है वो भी बता देता हूँ। आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो क्या है कि वो आए मेरे पास कि 1300 रुपये का फॉर्म है। अगर आपके पास, मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस वजह से पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास 10, 12 या 15 स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको एक साथ पकड़ाता हूँ फॉर्म, आपको 800 रुपये पर फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। अब आप उसको 900 का दो बच्चे को, 1000 का दो, 1100 का दो या 1200 का दो, आप 1300 तक का भी दोगे ना तो 1300 तक भी बच्चा कुछ आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन या यूनिवर्सिटी में अगर वो जाकर डायरेक्टली अप्लाई करेगा तो भी 1300 का है, ऑनलाइन भी इसका। तो मैंने कहा जी मुझे सस्ता क्यों दे रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा ये आप ये समझ लीजिए कि होलसेल प्राइस हो गया एक टीचर के लिए, और स्टूडेंट के लिए वो MRP है। अब आपको जितने का देना है आप उतने का दो, Profit है ना, डिपेंडिंग ऑन द पॉकेट ऑफ द स्टूडेंट। हाँ। मतलब मैं स्टूडेंट की पॉकेट का अंदाज़ा लगाऊं कि इसके पास, इसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो इसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो इससे ज़्यादा लूटो, इससे कम लूटो, है ना। या इसको 800 का दे दो कि भाई किसी को बताना मत, मैं तुम्हें अपना समझ के दे रहा हूँ इतने का, किसी को मत बताना, और ऐसी चीज़ें छुपती नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं करूँगा मैं काम। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो कहने लगे चलिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने का है आप उतने का दे दो, आप प्रॉफिट मत रखो। मैंने कहा नहीं रखता। तो फिर उन्होंने ये बोला कि पर स्टूडेंट, और ये गंदा खेल सब जगह चलता है कि पर स्टूडेंट अगर आपने एक भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट करवाया तो हर स्टूडेंट पर आपको इतना 1000 रुपये, शायद 50 या 60 हज़ार रुपये उन्होंने बोला कि इतना 1000 रुपये एडमिशन के टाइम ही आपके अकाउंट में आ जाएगा, पोस्ट डेटेड चेक अभी लिख कर दे रहा हूँ। हाँ ये उन्होंने बोला। तो शायद मतलब फीस भी बहुत ज़्यादा है। अब उसका अल्टीमेट असर किसके ऊपर आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं, उसका अल्टीमेट असर किस पर आ रहा है, स्टूडेंट पर नहीं, स्टूडेंट के पेरेंट्स की पॉकेट पर आ रहा है, ठीक है। अब उनके पेरेंट्स की पॉकेट पर आया तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाएगा तो वो उसको देख कर हंसेगा, आ गया ये भी एक और, है ना, ये भी ऐसे ही फंस के आया है। कहाँ से आया है, अच्छा सिद्धार्थ सर के चंगुल में फंस के आया है तो ओके। तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में क्या हो जाएगा कि मेरे जैसे एक टीचर की एक ऐसी ये इमेज बन जाएगी कि ये टीचर जो है ये टीचर नहीं है, कमीशन एजेंट है, ये कमीशन एजेंट है। कमीशन एजेंट की एक वो बड़े मतलब गंदी निगाह से देखा जाता है, हाँ। है ना, कि आपने, फिर वो बोलेगा अच्छा भाई मेरे को तो इतने का दिया, तेरे को इतने का दिया, मेरे को इतने का दिया। हाँ 27 लाख। हाँ, तो वो मुझे नहीं मालूम कितनी फीस है। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ है। अरे होली पर दिवाली पर मैसेज आते हैं, होली पर दिवाली पर मैसेज आते हैं। अब अगर मान लीजिए ये बहुत अच्छा होता तो इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कॉलेज का अच्छा है बुरा होना किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्रोफेसर्स कैसे हैं। प्रोफेसर्स यहाँ के अच्छे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर कंपनी अच्छी आती है नहीं आती, तो कंपनीज अच्छी आती हैं। दूसरी चीज़ ये भी अच्छी है। तो UPES में, और ये मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरी नॉलेज में है 100% प्रूफ्स के साथ, ये मुझे पता है और इस चीज़ में कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं मुँह पर भी बोल दूंगा इस चीज़ को, क्यों? क्योंकि जब मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मुझे डर नहीं है फिर उस चीज़ में जरा सा भी। तो और मैंने सामने भी बोल दिया था, मैंने कहा ये कमीशन एजेंट दलाली मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ तो उन्होंने कहा ये तो यार अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आपका। मैंने कहा यही है। तो वो काम खत्म हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं इसमें कि कोई भी आपको मिलेगा ना, आपको वो ये कहेगा अच्छा वो UPES मैं करा दूंगा मैं एडमिशन। भाई तू क्यों कराएगा, तू ज़्यादा रोटी खाता है, मैं कम रोटी खाता हूँ, मैं खुद बात कर लूँगा वहाँ जाके। सीधा चेयरमैन को मेल डालो या डायरेक्टर को मेल डालो, हमको आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, और जाकर मांडवली करो। वहाँ मांडवली समझते हैं, नेगोशिएशन करो सीधा, और सीधा बोलो वहाँ पर। अरे सीधा आप कहो जी आपकी तो मार्केटिंग टीम है, आपकी मार्केटिंग टीम के थ्रू तो इतने में हो रहा है एडमिशन, वहाँ पर उस बच्चे ने इतने में ले लिया। अरे झूठ बोल दो, आपको नहीं पता बोल दो, वहाँ पर आप देखना अपने आप वो एडमिशन देते, ये अपने आप देखो। तो ये हर कॉलेज में चल रहा है, ठीक है। और बता दूँ लिस्ट भी है मेरे पास, लिस्ट दिखा दूँ। हाँ अरे कॉलेज की नहीं, कॉलेज में कितना कमीशन मिलता है टीचर को उसकी लिस्ट है, उसकी लिस्ट है मेरे पास। भाई मैंने खराब कर रखा, सारा माहौल खराब कर रखा। ये देखिए ये मैं प्राइवेट कॉलेज बता रहा हूँ जिसमें मैं पढ़ाता था, उसी का बता रहा हूँ। RD है ना वो तो। हाँ
तो उसकी ये लिस्ट पड़ी हुई है, ये देख लो। ये कंसल्टेंसी फीस जो लास्ट में लिख रही है ना, हाँ दिख रही है 20 के 25 के हाँ, तो 20 के 25 के मतलब ये फालतू में 20,000 रुपये का लालच देकर टीचर की 1 मिनट में जो उसने इतने सालों में इज्जत कमाई है उसको 2 मिनट में 2 कौड़ी का कर दो आप, ठीक। और आपका क्या बिगड़ेगा? आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा कॉलेज है, आपका कॉलेज फ्लॉप हो गया तो आप तो इसमें रिजॉर्ट खोल दोगे, ठीक है। और टीचर जो है, और टीचर जो है उसके बाद बेचारे के पास एक चीज़ थी, इज्जत, ठीक है। वो किसी भी स्टूडेंट से फिर नज़र नहीं मिला पाएगा कि यार इस टीचर ने मेरे साथ धोखा किया था, इसने मेरे को एज अ प्रोडक्ट यूज़ करा और इसने मेरे को मतलब मेरे थ्रू इसने गलत तरीके से पैसा कमाया। तो जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंटली बोलो, वो चीज़, और वो चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए। तो वो मेरे को इनकी अप्रोच गलत लगती है, और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ, सिर्फ इस कॉलेज का नहीं कह रहा हूँ, मैं और भी कॉलेजेस का बता रहा हूँ जो सिक्का बंद टॉप क्लास कॉलेजेस हैं। जैसे JSS है, JSS में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कह देगा कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, ठीक है। तो वो उनका जगत गुरु स्वामीनाथन कुछ है, साउथ की कोई कमेटी है, तो उनका कॉलेज है, और वहाँ पर JSS नोएडा सेक्टर 62 टॉप क्लास कॉलेज। ऐसे ही अजय कुमार गर्ग में बिना सोचे समझे परसेंटेज बढ़िया है, रिपोर्ट कार्ड लेकर जाओ, एडमिशन लो। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो कि मैं इसका सिफारिश लेकर चला जाऊँ, मैं CM की सिफारिश लेकर चला जाऊँ, एडमिशन नहीं मिलेगा। सारा का सारा जो कंट्रोल है वो सारे एक्स मिलिट्री मैन है वहाँ पर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डायरेक्टर्स बना रखे हैं। तो ये होते हैं कॉलेजेस। बाकी ये राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल ही तो नाम है ना, राजकुमार गोयल RKGIT, चले जाओ यहाँ से, इसमें ऐसे ही हो जाएगा एडमिशन, है ना। वहाँ पर आप अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाओ, अगर आपके 80% से ऊपर मार्क्स हैं, 80% भी मतलब कम ही है वैसे तो, अगर 90% से ऊपर मार्क्स हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। वो आपसे बोलेंगे 1.25 लाख रुपए फीस है, तो आप तुरंत वहाँ पर बैठे रहोगे, आप खड़े हो जाओगे, खड़े होकर चलो, वो पीछे से बोल देगा 1,10,000। जैसे सब्जी वाले के साथ होता है वो ना। सब्जी को मतलब वो लेवल इतना गंदा कर दिया है कि भाई साहब आ जाओ, कितना दोगे? तो वो हाँ, तो वो उतने पर ही आपको सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आपको एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा AKG में करा दूंगा, ये मेरी कंसल्टेंसी फीस है, मैं AKG में करा दूंगा, मैं आपका JSS में करा दूंगा, तो वो नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। तो ये चीज़ पकड़नी चाहिए अच्छी। बाकी कि किसी के चक्कर में पड़कर ना, सच बता दूँ, करियर मत खराब कर लेना, क्योंकि ये जो टाइम है ना आपका, इस टाइम पर अलग अलग तरीके से लोग आपको अप्रोच करेंगे, वहाँ मैं करा दूंगा, यहाँ मैं करा दूंगा, और फिर आपके दिमाग में वहाँ के लश ग्रीन कैंपस है ना, और दिमाग में वो फिल्में चलनी शुरू हो जाएंगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह मैं भी वहाँ पर घूमूंगा, और ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कॉलेजेस में, मतलब मैं फील करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चक्करों में मत फंस जाना, ये चक्कर बहुत बुरे हैं। और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन फाइनली जाकर निकलता कहाँ है, वो जब 4th ईयर या 3rd ईयर में जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, और तब ये आपको ये दिखाई देता है, और आप खुद ये फील करते हो कि आपके साथ चीटिंग होती है, आप ये फील करते हो। क्योंकि अगर अजय कुमार गर्ग के लिए अप्रोच किया होता तो शायद आपका जो BTech है वो आपका शायद 4 लाख 5 लाख या 5.5 लाख रुपए तक में हो जाता। आप उसके लिए बहुत बड़े फैंसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर आप 12-13 लाख रुपए लगाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगी सैलरी 8,000 रुपये 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिलेगी। तो तब वहाँ पर जो है ना दिल टूटता है, तब वहाँ पर दिल टूटता है कि यार चीटिंग हुई है मेरे से। और फिर जो आदमी इन्वॉल्व थे ना आपके एडमिशन प्रोसेस में, वो सारे विलन नजर आते हैं। हाँ जी, VIT कैसी है? VIT गजब, कॉलेज गजब। कोई आदमी ये नहीं मिलेगा जो आपको ये कहते मैं VIT में कराता हूँ एडमिशन। हाँ जी, गजब का है, टॉप क्लास। VIT का कोई तोड़ नहीं है। और बता दूँ आपको, यहाँ पर SRM, यहाँ मोदी नगर में SRM है, कोई वहाँ पर भी डायरेक्ट जाकर बात करिए, फीस ज़्यादा है लेकिन बढ़िया कॉलेज, बढ़िया। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा वहाँ पर कि मैं तेरा सस्ते में करा दूंगा या मैं तेरा महंगे में करा दूंगा। स्टैंडर्ड फीस है, वो बोल देते हैं भैया इतनी है, करना है करो, नहीं करना मत करो। काइट गेट से बाहर भगा देते हैं 70% वालों को, चलो भाई चलो। काइट मुरादनगर है, बहुत टॉप रैंकिंग है इसकी। जो काइट है मुरादनगर वाला, इसकी बहुत टॉप क्लास रैंकिंग है। और एक कॉलेज तो आपको पता ही नहीं होगा, मैनेजमेंट कॉलेज है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, IMT है ना, राजनगर एक्सटेंशन के रेड लाइन पर, ठीक है। तो कांग्रेस में बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बड़ा पुराना, कमलनाथ, नाम सुना है? नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो अभी 1 या 2 साल पहले तक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी था,
फिर उनके कुछ जो MLAs वगैरह है वो छोड़कर चले गए और फिर बीजेपी की सरकार आ गई उधर दोबारा, पहले भी वही थी। तो कमलनाथ का कॉलेज है ये। जो कमलनाथ चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का, उसका कॉलेज है। और यहाँ पर भी किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल सिफारिश भी नहीं चलती। यहाँ पर कैट के थ्रू एडमिशन होता है, कैट के थ्रू। और इसका कैंपस पता है कहाँ तक है? राजनगर एक्सटेंशन की रेड लाइट से लेकर और पीछे पीछे इसका कैंपस वहाँ तक है, हापुड़ चुंगी तक, कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक, इंदिराम के पास तक जा रहा है, रेड कलर की बिल्डिंग का पीछे पीछे इतना बड़ा कैंपस कि यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर भी नहीं दिखाई देंगे आपको। और प्लेसमेंट जो है वो 200% है। 200% समझते हैं? एक बच्चे को 2 जॉब्स, अच्छा मतलब एक बच्चा एक कंपनी में बैठ सकता है, अगर प्लेसमेंट हो गया तो वो दूसरी कंपनी में बैठ सकता है और फिर वो कंपेयर करता है कि किस में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैकेज मिल रहा है, वो उधर जाता है फिर। तो सभी को बता रहा हूँ, कई बार आप क्या होते हैं ना कि कोई आपको बताने लगता है और फिर ना आप एक कन्विंसिंग मोड में आ जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करने लगते हैं, अरे पापा समझ जाओ ना, वो मेरा फ्रेंड भी तो जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो उस चक्कर में मत पड़ना। मणिपाल सही है। कौन सा? मणिपाल बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये गंदगी मैं आपको एक बात और बताऊँ, जैसे अब आप मणिपाल का नाम ले रहे हो, वेल्लोर का नाम ले रहे हो, ये गंदगी साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। और बताता हूँ, एक इधर सर मैंने रूपा चड्डी बनियान वाली कंपनी है, रूपा अंडरवियर, रूपा बनियान। तो रूपा वाले ने भी यूनिवर्सिटी खोल दी है पंजाब में, ठीक है, वहाँ पर भी पैसा दो एडमिशन है, ठीक है। हीरो वाला जो है मुंजाल ग्रुप ने भी यूनिवर्सिटी खोल दी, उधर भी यही है, पैसा दो एडमिशन। एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो इनके शारदा का भी यही है। हाँ, तो इनके जो कैंपसेस हैं उनको उसको देखकर दिखाने का ज़्यादा वो लपट चपट नहीं करना। वो उस चक्कर में नहीं कि नहीं हो तो रहा है पापा, हो तो रहा है। पारो सही। ये तो मेरे को फ्री लैपटॉप भी दे रहे हैं, तो मेरे को फ्री फॉरेन ट्रिप भी दे रहे हैं, है ना? तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको देखना भी लवली है। प्रॉस्पेक्टिव ऐसे होते हैं इनके कि बस आज ही ले लो एडमिशन। हाँ। तो ध्यान रखना भाई, फंस मत जाना इन चक्करों में। सर भाई तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कॉलेज के बारे में। आप पूछ लेना, मैं तो बता दूंगा। उसका आपको एक भी दलाल नहीं मिलेगा, जो भी कॉलेज में बताऊंगा सारे बढ़िया बता दूंगा, और वो सब नेट पर भी मिल जाएगा। पारुल का भी कौन सा? पारुल गुड़गांव यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो भी 89% मार्क्स स्कूल निकले उसके आगे से। चलिए जी, ठीक है फिर। थैंक यू सर। फिर रात को है एक्स्ट्रा क्लास? नहीं आज नमस्ते नमस्ते। सर आज क्लास है एक्स्ट्रा? नहीं बेटा, आज नहीं, कल से करता हूँ स्टार्ट। ओके ओके जी, ओके थैंक यू सर। ओके।